क्या सबसे शॉकिंग चीज़ है जो आज के लोगों को आश्चर्यचकित करनी चाहिए? महमूद ऑफ गजनवी जब सोमनाथ के अंदर गर्भगृह में गए तो सुल्तान देख रहे हैं कि जो शिवलिंग है वो आसमान में है, शून्य में थे शिवलिंग। एक किताब मिलता है, मैं किताब पकड़ के बोलता हूँ, ठीक है, ताकि लोग समझ पाए। किताब का नाम है अल उद्बी का किताब उल हिंद। ये अल उद्बी जो थे ये महमूद ऑफ गजनी के साथ आए थे, ये इनका पर्सनल हिस्टोरियन थे, क्रॉनिकलर जिसको बोलते हैं। तो ये लिख रहे हैं दो चीज़ जो मेरा खास इंटरेस्ट एरिया है। एक, भारतीय या सनातनी या हिंदू जो है बहुत ऑनेस्ट है, सिंसियर है, धर्मीय है और इनका शिक्षा बहुत हाईटेक है, शिक्षा, आर्किटेक्चर, सब कुछ। और उन्होंने अलग अलग चैप्टर डेडिकेट किया है किताबुल हिंद में, इसके ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर एक, साइंस के ऊपर एक, आयुर्वेदा के ऊपर एक, टेम्पल्स के ऊपर एक, और उनका जो शैली है आइकनोग्राफी के ऊपर। तो उनमें वो लिखते हैं कि सुल्तान, मतलब मोहम्मद महमूद ऑफ गजनवी, सुल्तान जब सोमनाथ के अंदर गर्भगृह में गए तो सुल्तान देख रहे हैं कि जो शिवलिंग है वो आसमान में है। देयर इज सम मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी दैट वाज डिप्लॉयड इन द टेम्पल, जहाँ पे ये शून्य में थे शिवलिंग। दिस इज वन क्रिटिकल एविडेंस, लिटरेरी एविडेंस, जिसको इन द टर्म ऑफ एन हिस्टोरियन लिटरेरी एविडेंस आप मान सकते हैं। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी था, अब देखिए अपना कोणार्क जब बन रहा था तब चारों तरफ से पत्थरों को ले आया गया बोट्स में डाल के, समुद्र से, नदी से, हाथियों से खींच के। देयर वाज अ मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ एलिफेंट्स इन द मेकिंग एंड उड़ीसा इज़ नोन फॉर एलिफेंट्स, दैट इज़ वाई द नेम गजपति हैज़ कम। आप मैरीटाइम हिस्ट्री अगर देखोगे उड़ीसा का, तो वहाँ पे हाथियाँ एक्सपोर्ट होती थी। आज जितने भी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, जावा, बोर्नियो, मलेशिया, थाईलैंड, इसमें जितने भी हाथियाँ हैं, इनके पूर्वज सब उड़ीसा से गए हैं। महाभारत में जितना हाथियाँ था, इसका मेजॉरिटी उड़ीसा से गया था, कलिंग से। कलिंग वॉज नोन फॉर एलिफेंट्स। महापद्मा नंदा का जो एलिफेंट आर्मी था, नंदास का, इट वॉज प्राइमरीली सोर्स फ्रॉम उड़ीसा, एंड दैट इज वाई अलेक्जेंडर वॉज सो अफ्रेड। पुरू का 800 एलिफेंट ने, 800 हाथियों ने जो गदर मचाया था ग्रीकों का, बोले महापद्मा नंदा का 10,000 हाथियों का कहाँ से मुकाबला करूँगा मैं? उस ज़माने का टैंक था ये, आर्मर्ड व्हीकल, टैंक्स, जैसे भी बोलो आप, रौंदते हुए निकलेंगे। तो हाथियों का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ। दूसरी बात, जो कोणार्क और जगन्नाथ टेम्पल का आर्किटेक्चर में जो एक आर्किटेक्चरल डिफरेंस है कि वाई टुडे जगन्नाथ टेम्पल इज स्टैंडिंग एंड वो गिर गया कोणार्क, इट इज़ बिकॉज जगन्नाथ टेम्पल का जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टोन्स है, इट इज़ primarily made of chondrite stones, which are extremely robust in nature, extremely robust chondrite stone. अगली बार जब आप पुरी जाएंगे, आप मेरे साथ चलेंगे, तो मैं आपको chondrite stone दिखाऊंगा कि chondrite और इसका क्लोराइट स्टोन में क्या फ़र्क है। लेकिन जो कोणार्क का मंदिर है वो chondrite स्टोन, ब्लैक क्लोराइट स्टोन और एक स्टोन है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, इन तीनों का संमिश्रण में बना था। तो इसकी वजह से कोणार्क का मंदिर डैमेज उसका नहीं, डैमेज नहीं हुआ। उसके वजह से मैं बोलूँगा कई सारे इतिहासकारों ने ये निर्जास निकाला है, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्ट्रक्चर वाज नॉट सो रोबस्ट एज जगन्नाथ मंदिर। दिस इज वन। एक पुर्तगीज थ्योरी आती है कि पुर्तगीज, अरे वो सब कुछ नहीं था, मैग्नेट कुछ नहीं था। ऊपर एक बैंड था जो पत्थर को बांध के रखेगा, और उसका जो उड़िया नाम है, उसका उड़िया टर्म है जो यूज होता है, दैट इज वेरी सिमिलर टू अ मैग्नेट। द टर्म, आई एम सॉरी, फालतू थ्योरी के समुद्र में नहीं, ये सब कुछ नहीं था, ये सब कुछ पोर्तुगीज ने तोड़ दिया, मैग्नेट ले गया। देयर सो मेनी थ्योरीज लाइक दैट। कालापहाड़ ने तोड़ दिया, कालापहाड़ ने भी नहीं तोड़ा। इट हैज़ बीन प्रूव्ड। डोनाल्डसन हैज़ रिफर, मैं नाम दे रहा हूँ, डोनाल्डसन का काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च रहा है इसमें। इट इज़ बिकॉज वन ऑफ द गजसिम्हस, आप जगन्नाथ मंदिर में भी देखिए जो आमलका है,
दैट राउंड स्ट्रक्चर ऑन द टॉप, ठीक है ना, उसके नीचे गजसिम्हस है, सिंक, ठीक है ना, उसको गजसिम्हा बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियन आइकोनोग्राफी। जो गजसिम्हा था, आई थिंक ऑन द साउथ की तरफ जो था वो गजसिम्हा गिर गया था बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द बॉडी। क्यों वीकनेस? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट सैलिनिटी। कॉन्स्टेंट समुंदर से जो सैलिनिटी आता है, इसके वजह से उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं डाला था इन्होंने। जो पुरी का मंदिर में था, लाइम पेस्ट लगा के रखते थे गजपति लोग, जो एएसआई ने बाद में हटा दिया, 1980 का दशक में उनको हटा दिया था, और उसके बाद से स्कैफोल्डिंग पे काम चलता ही है। तो इसलिए कोणार्क को ब्लैक पगोडा बोला जाता था और पूरी टेम्पल को वाइट पगोडा बोला जाता था 17वीं शताब्दी से, जब यूरोपियन सीफेयरर्स इधर से चालू किया काम, अपना नेविगेशन चालू किया। तो दैट यूज्ड टू बी देयर लैंडमार्क। कोणार्क में नरसिंह देव जी जो थे प्रथम जिन्होंने बनवाया, लंगूला नरसिंह देव, हाँ नरसिंह, उनका मंदिर में इतना जिक्र क्यों नहीं है? दैट इज अ फॉल्ट ऑफ आवर हिस्टोरियंस हु रोट द इंडियन हिस्ट्री। जिस वंश ने आपको कोणार्क सन टेम्पल दिया, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपने उस वंश को ही एकदम गायब कर दिया। दैट इज व्हाई आई सेड दैट देयर इज अ नीड टू स्टडी गजपति। कपिलेंद्र देव राउतरे ऑल्सो, आमतौर पर लोग खुद भी अपना मेंशन करवाते थे, उन्होंने नहीं करवाया। इंस्क्रिप्शंस था, बट इंस्क्रिप्शंस में अभी भी है, इंस्क्रिप्शन से ही तो हमें पता चलता है, लिटरेरी टेक्स्ट से पता चलता है लंगूला नरसिम्हा देवा ने बनाया। बट इंडियन हिस्ट्री में कहाँ है? इंडियन हिस्ट्री में नहीं है, इंडियन हिस्ट्री में नहीं है। अब मज़े की बात यह है कि इंस्क्रिप्शन तो हर मंदिर में भी है, जगन्नाथ मंदिर में भी है, वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है इंस्क्रिप्शन में, वहीं से तो पता चलता है कि कौन किस समय पे इंपीरियल गंगास ने वो मंदिर बनाया, या भौमाकरास का टाइम के था, या भौमाकरास से पहले का था। क्या सबसे शॉकिंग चीज़ है जो आज के लोगों को आश्चर्यचकित करनी चाहिए कोणार्क मंदिर के बारे में? कोणार्क में एक आइकोनोग्राफी है जिराफ का। उड़ीसा में जिराफ कहाँ से आ गया, मैं पूछ रहा हूँ। इट इज द मैरीटाइम लिंकेज विद द अफ्रीकन पोर्ट्स। गिफ्ट किया था जिराफ, तभी जाके वो जिराफ इधर आया था और तभी जाके उसका आइकोनोग्राफी में डाला गया। इतना कनेक्टेड थे हम। भाई साहब राखालदास बैनर्जी ने अपना हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा में क्लियर कट जिक्र किया था। हमारा उड़ीसन पोर्ट से और बंगाल का ताम्रलिप्त से लैटिन अमेरिकन पोर्ट्स तक जाते थे हम लोग। रोमन तो था ही, अफ्रीकन पोर्ट्स तो था ही, इजिप्शियन सुमेरियन पोर्ट्स तो था ही, बट लैटिन अमेरिका तक जाते थे हम लोग। और आपको समझना पड़ेगा, चिल्का, आप कुछ देर पहले चिल्का की जिक्र कर रहे थे, चिल्का और ताम्रलिप्त, ये दो जो था ये नेचुरल हार्बर्स थे। एंड नेचुरल हार्बर्स में क्या होता है? शिप बिल्डिंग होता है। तो ये जो दो नेचुरल हार्बर था, ये नॉट ओनली शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री था, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जितने भी मदर वेसल्स होते थे, बड़े बड़े जहाज़ जो होते थे, जहाँ पे आपका उसका हल ही इतना बड़ा होता है कि उसमें हाथी भी समा रहा है और 2000 फौजी भी जा रहे हैं और ट्रेडर्स भी जा रहे हैं। आप सोचिए कितने बड़े जहाज़ होते होंगे और क्या टेक्नोलॉजी से बना होगा। और उस ज़माने में 700 से 2000 लोग जाने का कैपेसिटी होता था उन जहाज़ों में। और उस पर मतलब मर्केंडाइज में क्या होता था? हाथी होते थे। आइवरी प्रोडक्ट्स तो होता ही था, हाथी भी होते थे, और एक दो हाथी नहीं, कई सारे हाथी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाते थे। इवन रोमन एम्पायर्स में भी गए हैं कई बार। सिल्क गया है उड़ीसा से या ताम्रलिप्त से, जो सिल्क जाता था उसका इतना डिमांड था रोमन एम्पायर, रोमन एलिट में, कि दे ऑलमोस्ट फिनिश्ड ऑफ देयर गोल्ड रिजर्व उसको खरीदते। ये तो बहुत बहुत पहले की बात है। आप देखिए मुर्शिदाबाद देखिए, आप बंगाल को देखिए, उसका जो मुस्लिम सिल्क था, सिल्क को कैसे ब्रिटिशर्स ने ख़त्म किया? इंडिगो रेबिलियन के थ्रू, इंडिगो कल्टीवेशन के थ्रू। उस सिल्क का इतना क्वालिटी इतना था कि यूरोप में तब भी वो बिकता था कितने हाई प्राइस में, और कैसे अंग्रेज़ों ने उसको ख़त्म किया।